सो कहानी की शुरुआत बेचारी मासूम सी लड़की जोई से होती है, जिसने की अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत बस की ही होती है। साथ ही उसने एक्टिंग में ग्रेजुएशन भी कर ली होती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसा हम चाहते हैं वैसा तो कभी होता ही नहीं है। जोई के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होता है और इस फील्ड में उसे बहुत ही ज्यादा बुली किया जा रहा होता है और उसे चांस नहीं मिल रहा था, जिससे कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो हर हाल में मुझे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को खुश करने से तो यही अच्छा होगा कि मैं मौत को ही गले लगा लूं। ये सोचते ही वो बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है। लेकिन जोई की तरह तो उसकी किस्मत भी बेचारी ही निकलती है। नीचे स्विमिंग पूल था। जोई मरती तो नहीं है, लेकिन अपनी इस हरकत के चलते वो फेमस जरूर हो जाती है। साथ ही काम ना मिलने के कारण बेचारी बैंकक्रप्ट भी हो गई थी। सोचने लग जाती है कि माय बैड लक, मेरे मॉम डैड अभी जिंदा नहीं है, वरना वो तो मुझ पर ऐसे ही गुस्सा हो रहे होते। लेकिन अफसोस उसकी छोटी बहन भी बेचारी हॉस्पिटल में एडमिट है, क्योंकि उसका हार्ट ट्रांसप्लांट जो होना था। लेकिन जोई के पास तो इतने पैसे ही नहीं थे। बेचारी की लाइफ में हर साइड से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स थी। छोटू सिस्टर भी बोलने लग जाती है कि मैं जानती हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला है और वैसे भी वही होगा जो कि हमारी किस्मत में लिखा होगा। जोई भी बहुत ज्यादा सेंटी हो जाती है। बोलती है कि जब तक मैं हूँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी और तुम फिक्र मत करो और बस जल्दी से ठीक हो जाओ। जोई बेचारी बहुत ज्यादा सैड होती है। ऐसे ही सड़कों पर भटक रही होती है, जहाँ अचानक से एंट्री होती है हमारे रूट सीईओ की, जिसका नाम रैंग है और पैसे से ज्यादा उसके लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। रैंग उसे अपने घर ले जाता है और एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हारे सिस्टर के लिए ऑलरेडी पैसे भेज दिए हैं और जल्द ही उसका हार्ट भी ट्रांसप्लांट हो जाएगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझसे फेक मैरिज करनी होगी। जोई तो ये सब सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और उसे तो यही लग रहा होता है कि शायद रैंग उसकी बॉडी पार्ट्स को निकाल कर सेल करना चाहता है। वहाँ से उठकर वो भाग ही रही होती है, लेकिन रैंग उसे पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में वो उसे अपनी ग्रैंड मॉम से मिलवाता है। जोई को देखते ही वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली मुझे मेरी डॉटर इन लॉ मिल ही गई। दरअसल बात यह है कि रैंग ये सब कुछ अपनी ग्रैंड मॉम के लिए ही कर रहा था, क्योंकि मरने से पहले वो अपनी डॉटर इन लॉ का थोपड़ा जो देखना चाहती थी। रैंग बोलते हैं कि मैंने सिर्फ तुम्हें ही इसलिए चूज किया है क्योंकि तुम एक एक्ट्रेस हो और ये शायद तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है, और वैसे भी जितने पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ शायद तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स के लिए तुम्हें इतने सारे पैसे कोई भी नहीं देगा। जोई भी बेचारी सोच में डूब जाती है। बोलती है कि बात तो तुम्हारी सही है और वैसे भी मेरे पास तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तो हर हाल में मुझे ये करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे ऊपर मेरी मासूम बहन की जिम्मेदारी भी तो है। वेल तो जोई मान तो गई थी, लेकिन उसके साथ ही उसकी कुछ शर्तें होती हैं। रैंग को बोलती है कि ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बस 3 साल तक ही रहेगा एंड सेकंड थिंग कि हमारे बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट या फिर रिलेशनशिप नहीं होगा। मैं तुम्हारे पैसे बौरे ले रही हूँ और इसलिए धीरे धीरे उन सबको इंस्टॉलमेंट में ही चुका दूंगी। रैंग भी उसके लिए मान गया था और खींचते ही उससे हक करने लग जाता है, क्योंकि ग्रैंड मॉम जो देख रही थी। वेल तो फिर दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो जाती है। ग्रैंड मॉम को अल्जाइमर की बीमारी थी और इसलिए वो उसका इलाज करवाने के लिए अमेरिका जाने लगती हैं। वापस जाते टाइम जोई जब रैंग की प्रोफाइल चेक कर रही होती है तो वहाँ पर उसे उसके बचपन के प्यार यानी शाव के बारे में भी सब कुछ पता चल जाता है कि वो भी एक एक्ट्रेस थी जो कि अपने मॉडलिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए अब्रॉड चली गई थी। लेकिन रैंग को अपनी ग्रैनी के साथ में रुकना पड़ा और अभी भी वो उसके आने का वेट कर रहा है। लेकिन जोई शॉक तो तब होती है जब वो देखती है कि उसकी शक्ल बिल्कुल हूबहू शाव से मिलती जुलती है, जहाँ जोई भी समझ जाती है कि रैंग ने उसे इसीलिए चूज किया है क्योंकि उसकी शक्ल शाव से मिलती है। ग्रैनी भी यही समझती है कि जोई कोई और नहीं बल्कि रैंग के बचपन का प्यार शाव ही है। जोई तो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और उसकी इन हरकतों को सेक्रेटरी भी नोटिस करते हुए सोचता है कि इन दोनों के बीच में तो बहुत ज्यादा ही प्यार है। और ऐसे ही दिन धीरे धीरे बीतते जाते हैं। दोनों की रोमांटिक लाइफ भी स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं और रोमांस भी होता है उसमें कूट कूट के। लेकिन ये सब कुछ रियल नहीं था बल्कि फेक था और सिर्फ ग्रैनी को दिखाने के लिए ही वीडियोस बनाई जाती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और ऐसे ही उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का पहला, दूसरा और तीसरा साल भी कंप्लीट होने वाला होता है और आज उसका लास्ट डे था। जोई तो कैलेंडर को देखते ही बहुत ज्यादा उछल रही होती है कि फाइनली आज ये फेक मैरिज खत्म हो ही जाएगी।
जोई को तो इतनी ज्यादा खुशी हो रही होती है कि वो तो बिना सोचे समझे ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के सारे पेपर्स को फाड़कर उनके नीचे खड़े होकर जोर जोर से डांस करने लग जाती है और उसके बाद अपना सारा सामान बांधते हुए वहाँ से जाने लग जाती है। और साथ ही रैंक को भी ये मैसेज भेज दिया कि हम मॉर्निंग में ही मिलेंगे और मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ, लेकिन जल्दी जल्दी में अपनी एक नॉवल वहीं पर भूल जाती है। रैंक जैसे ही भागते हुए घर पहुँचता है, जोई को हर जगह ढूंढने लग जाता है, लेकिन वो तो उसे मिलती नहीं है। वो काफी ज्यादा सैड भी हो गया था। जिसके बाद गाड़ी लेकर वो उसे ढूंढने के लिए जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसके सामने बिल्ली आ जाती है, जिसको बचाने के चक्कर में हमारे हीरो का ही एक्सीडेंट हो जाता है। और ऐसे देखते ही देखते जनाब तो हॉस्पिटल ही पहुंच जाते हैं। वही वो नॉवल भी अचानक से खुल जाती है, जिसके अंदर से तेज रोशनी निकलने लग गई थी। जैसे ही जोई को ये न्यूज मिलती है, फटाक से भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां उसे ये पता चलता है कि रैंक तो अपनी याददाश्त खो चुका है और उसे अपनी वाइफ के अलावा कुछ भी याद नहीं है। रैंक भी उसे जोर से खींचते हुए गले से लगाते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया और मैं डर गया था ये सोचकर कि शायद मैं दोबारा तुमसे वापस से नहीं मिल पाऊंगा। बेचारी जोई को भी बहुत बड़ा शौक लगता है और सोचती है कि इसे तो कुछ भी याद नहीं है और रोने लग जाती है और अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाती है। सोचा क्या था और क्या हो गया है बेचारी के साथ में। वही सेक्रेटरी भी रोते हुए बोलता है कि बॉस मैं तो आपके साथ में हमेशा ही रहता हूँ, तो आप मुझे कैसे भूल सकते हो। और ये सीन तो काफी ज्यादा फनी भी लग रहे थे। वेल तो जोई डॉक्टर को ही जज बनाते हुए बोलती है कि आज मैं फ्री होने वाली थी और हमारी रियल मैरिज नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, लेकिन उसके पास तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे, वो तो उसने पहले ही फाड़ दिए थे। और वही रैंक के पास सारे पुराने मैसेजेस के साथ साथ वो सारी वीडियोस भी होती हैं, जिसमें वो दोनों साथ में बहुत ही प्यार से रहते थे। और तो और उसने तो दादी को भी विटनेस बना लिया होता है, जहाँ सेक्रेटरी भी दाल में नमक की तरह पहुँच जाता है और उन्हें वो सारे गिफ्ट्स और रिंग दिखाते हुए बोलता है कि ये बॉस ने अपनी बिलव्ड वाइफ यानी कि जोई के लिए ही लिए थे। जोई तो ये सब कुछ देख कर बहुत ही ज्यादा शॉक हो रही थी और साथ ही अपनी फूटी हुई किस्मत पर रो भी रही थी। रैंक और जोई का ये प्यार देखकर तो जज की आंखों से भी आंसू आने लग गए थे, जो कि उनसे ये बोलते हुए वहाँ से जाने के लिए कहते हैं कि इतना अच्छा रोमांटिक कपल तो हमेशा ही साथ में ही रहना चाहिए। नेक्स्ट सीन में रैंक और जोई साथ में होते हैं, जहाँ जोई ख्यालों में खो जाती है कि अगर उसने अभी रैंक को नहीं रोका तो ये सब कुछ हो सकता है। वो भी फटाक से उसे किस करने लग जाती है, जहाँ रैंक को तो ये लग रहा था कि शायद उसे वाइल्ड लव बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जोई बोलती है अरे नहीं नहीं, तुम बिल्कुल ही गलत समझ रहे हो, बल्कि मैंने तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जायदाद और तुम्हारे पैसों के लिए ही तुमसे शादी की है और अच्छी वाइफ होने का नाटक भी मैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ही कर रही थी। नेक्स्ट वो एकदम हॉट सी ड्रेस पहनकर रैंक के सामने अपने आप को बुरा दिखाने के लिए बोलती है कि मुझे नाइट पार्टी, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग बहुत ही ज्यादा पसंद है, साथ ही मैं एक अच्छी वाइफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, ताकि हमारा हैंडसम हीरो हमारी हीरोइन को डिसलाइक करने लग जाए। लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि जोई अपनी छोटी सी ड्रेस को बार बार नीचे खींच रही होती है, क्योंकि वो उसमें बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी और ये बात रैंक ने भी देख ली होती है और जबरदस्ती उसे बार में लेकर जाते हुए बोलता है कि जो मेरी वाइफ को पसंद है वो तो मुझे भी पसंद आना ही चाहिए। जिसके बाद जोई के प्लान के अकॉर्डिंग एक लड़का वहाँ पर पहुँच जाता है जोई का नकली बॉयफ्रेंड बनकर, लेकिन वो बिल्कुल भी हैंडसम नहीं था। ये सोच कर तो जोई को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है अपनी छोटू सिस्टर जेनी पर, जो की उसी की इमेजिनेशन में बोल रही होती है कि दी इतनी ज्यादा इमरजेंसी में तो मुझे मेरे स्कूल क्लासमेट के अलावा और कोई भी नहीं मिला। रैंक भी उन दोनों को वहाँ बैठे बैठे घूरे जा रहा होता है, शायद उससे जेलसी लग रही थी। जैसे ही वो अपना कार्ड उस लड़के को देता है, वो तो दुम दबाकर वहाँ से भागते हुए बोलता है कि मैं आपकी एक्टिंग के पैसे जल्द ही लौटा दूंगा, जिससे कि जोई का तो भांडा ही फूट जाता है। साथ ही रैंक उसे बोलता है कि अगर अब तुम्हारा ड्रामा हो चुका हो तो अब हम घर चल सकते हैं क्या। साथ ही उसे अपनी जैकेट भी उड़ा दी और जोई की हरकतों पर मुस्कुराते हुए वहाँ से जा रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, देखता है कि जोई को एक गंजा टकलू बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा होता है। लात मारते हुए वो उसे बोलता है कि ये मेरी वाइफ है और इससे दूर रहना। जिसके बाद वो जोई को गोद में उठाकर अपने साथ में घर ले आता है और उसे सोफे पे रखते हुए उसके बहुत ही ज्यादा नजदीक आने लग जाता है, जहाँ फर्स्ट टाइम जोई का भी दिल जोरों से धड़कने लग गया था। जोई और रैन एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं कि तभी वहाँ रैन की बायोलॉजिकल मॉम पहुँच जाती है, जो कि इसे बचपन में उसकी दादी के पास छोड़कर चली गई थी और दूसरी शादी उन्होंने कर ली थी, लेकिन वो हमेशा ही रैंक के पास पैसे मांगने पहुंच जाया करती थी, जो कि रैंक को सबसे ज्यादा हर्ट करता था। लेकिन यहाँ अभी उसे कुछ याद नहीं था कि तभी उसकी माँ उसे
उसकी कजिन लियो से मिलवाते हुए कहती है कि ये तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है और तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। ये सुनते ही जोई के मन में घर छोड़ने का आइडिया आ जाता है और वो रैंक को बोलकर जाने लग जाती है कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, मेरी तो इस घर में कोई जरूरत ही नहीं है। और यहाँ रैंक उसे रोकने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो रुकती नहीं है और बाहर आकर उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो कई साल बाद जेल से बाहर निकली हो। लेकिन बाहर आके उसे अपने मॉम डैड दिखाई देने लग जाते हैं जो उसे समझाते हुए कहते हैं कि जो वो कर रही है बहुत गलत है। रैंक ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है और उसके बुरे टाइम में तुम उसे ऐसे ही छोड़कर जा रही हो। लेकिन जोई उनकी नहीं सुनती है और चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ रैंक की मॉम उसे एक पिक्चर दिखाते हुए कहती है कि तुम और लियो बचपन से साथ में हो और इसीलिए तुम्हें कुछ पैसे उसे देने चाहिए। ये सुनते ही रैंक साफ इनकार कर देता है कि तभी लियो उसे इम्प्रेस करने के लिए अपने हाथों से जबरदस्ती पीनट केक खिलाती है, जहाँ पर तभी जोई आकर रैंक को थप्पड़ मारती है जिससे केक उसके मुंह से ही बाहर आ जाता है। और फिर जोई उसकी माँ से कहती है कि आपको अपने बेटे के बस पैसों से ही प्यार है, क्योंकि अगर आपको सच में अपने बेटे से प्यार होता तो आपको पता होता कि रैंक को पीनट से एलर्जी है। जोई को उसकी केयर देखते हुए रैंक को बहुत अच्छा लग रहा होता है और उसके बाद दोनों मिलकर माँ और लियो दोनों को ही घर से निकाल देते हैं। जाकर ये पता लगता है कि लियो तो बस पैसे के लिए ही प्रेगनेंसी का नाटक कर रही थी। और उसके बाद जोई रैंक को फटाक से उसकी एलर्जी की दवा देती है जो कि वो उसके हाथ से खा लेता है। जोई वहाँ से जा रही होती कि तभी रैंक उसे हक करते हुए कहता है कि वैसे भी मेरे यहाँ पर किसी को फिक्र नहीं है सिवाय तुम्हारे और इसलिए तुम हमेशा मेरे साथ रहना, मैं तुम्हारी ही बात मानूंगा। ये कहते हुए वो सीधा किस कर लेता है। जोई उसे रोकते कहती है कि अरे नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ हूँ, जब तक तुम्हारी एक्स वापस नहीं आ जाती है हम ऐसे ही अलग अलग रहेंगे। ये बोलकर वो तो उसे दूसरे रूम में भेज देती है। दोनों अपने रूम में होते हैं जहाँ जोई रैंक को इंस्टॉलमेंट की लिस्ट भेजती है और रैंक काफी खुश होता है कि उसे उसके पैसों से नहीं बल्कि उससे प्यार है, बस वो उसे बता नहीं रही है। फिर तो उसी टाइम पर वो अपनी असिस्टेंट गाय को कॉल करता है और वहीं जोई को भी वो कॉल करके बताया जाता है कि उसे एक बड़े एड में काम मिला है। वो तो काफी खुश हो जाती है और उसके बाद आधी रात को तेज हवा की वजह से वो नॉवल भी नीचे गिर जाती है जिसे रैंक बिना पढ़े ही ऊपर उठाकर रख देता है और उसका टाइटल था दोस्तों प्रेसिडेंट लू रैंक की लव स्टोरी। वेल तो फिर नेक्स्ट डे जब जोई सेट पर पहुंचती है तो देखती है कि सभी लोग उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं और डायरेक्टर भी उसे बस नॉर्मल से सीन करवाता है कि तभी ये पता लगता है कि ये सब तो रैंक के कहने पर ही करवाया जा रहा है। और वहीं शूटिंग के दौरान एक लड़की आती है और उसका नाम डेजी था। वो आकर जोई से कहती है कि तुम्हें मेरी जगह पर रिप्लेस किया गया है, जिसका साफ मतलब है कि तुम्हारी गुजारिश किसी बड़े इंसान ने की होगी। ये बोलते वो वहाँ से चली जाती है। जोई भी समझ आती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है और फिर वो डायरेक्टर से ब्रांड का नाम पूछती है और नेक्स्ट सीन में जोई को रैंक के पास लाया जाता है और ये पता लगता है कि वो ब्रांड रैंक की कंपनी का था और वो यहाँ उसे काफी भला बुरा सुनाकर चली जाती है। साथ ही बोलती है कि वो यहाँ पर लोगों की गुजारिश से नहीं बल्कि अपनी खुद की मेहनत से आगे बढ़ना चाहती है। और यहाँ रैंक उसे समझाने की कोशिश भी कर रहा होता है लेकिन वो बोलकर चाहती है कि उनके बीच बस कॉन्ट्रैक्ट का रिश्ता है। और उसके बाद गाय वहाँ पर एक केक लेकर आता है। रैंक उसे गुस्से से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है जो जोई इतनी ज्यादा गुस्सा हो गई है। बेचारा हमारा हीरो गम का मारा कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। नेक्स्ट सीन में जोई काफी ड्रंक हो जाती है लेकिन बिल पेमेंट के टाइम पर उसकी फोन की बैटरी डेड होने की वजह से वो बंद हो जाता है और वेटर को वो समझा रही होती है लेकिन उसे लगता है कि वो बहाना बना रही है कि तभी वहाँ सॉन्ग की एंट्री होती है जो कि कॉलेज में जोई का सीनियर था और इसका बिल वो पे कर देता है और साथ में ही उसकी ड्रिंक्स करने लगता है। साथ ही उसे बताता है कि वो अब प्रोड्यूसर बन गया है और जोई को एक शूट करने के लिए कहता है। वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि उसकी मेहनत आखिरकार रंग ला ही रही है। वहीं दूसरी तरफ रैंक भी जोई को ढूंढते उसके पास पहुंच गया था जहाँ उसे लगता है कि इस बार भी जोई ने किसी लड़के को हायर किया होगा और वो सॉन्ग को अपना कार्ड देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इसका डबल पे कर दूंगा और दोबारा इसके साथ कभी भी नजर मत आना। ये बोलकर जोई को अपने साथ ले जाने लग जाता है कि तभी जोई बताती है कि वो तो उसका कॉलेज में सीनियर है और यहाँ सॉन्ग रैंक से जोई का हाथ छोड़ने के लिए कहता है कि रैंक तो उसे बताने ही वाला था कि वो उसकी वाइफ है लेकिन तभी जोई उसे रोक कर सॉन्ग को बाद में मिलने का भूलकर रैंक को लेकर चली जाती है। साथ ही वो उसे डांटते कहती है कि वो हर किसी को उनके रिलेशन के बारे में ऐसे नहीं बता सकता। चलते चलते उसके पैर में मोच आ जाती है और जोई के बचाते हुए रैंक भी नीचे गिर जाता है और दोस्तों यहाँ पर दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है।
जो कि खैर हर चाइनीज ड्रामा में होना आम बात है। वेल तो उसके बाद रैंग जोई को उठाकर ले जाने लग जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रंक हो चुकी थी, जिसके बाद वो जोई को बेड पर लिटा देता है और नशे में वो तो उसे किस ही करने लगती है और यहाँ पर रैंग भी इसका फायदा उठाता है अच्छा खासा। वेल तो फिर नेक्स्ट डे जब जोई खुद को रैंग के पास देखती है तो बहुत शौक हो जाती है और उसके बाद वो सीधा सॉन्ग के पास इंटरव्यू देने के लिए जाती है, जहाँ रैंग उसको ड्रॉप करता है कि तभी उसकी नजर एक पेंटिंग पर पड़ती है जिस पर सॉन्ग का नाम लिखा हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे सॉन्ग से कुछ अच्छी वाइब नहीं आ रही थी। जिसके बाद फिर इंटरव्यू में लोग जोई से उसकी एज पूछते हैं और वो अपनी एज 25 साल बताती है और वो लोग जोई के जाने के बाद उसकी एज का मजाक बनाने लगते हैं कि उसे इस एज में एक्टिंग नहीं बल्कि घर संभालना चाहिए और ये बात रैन भी सुन लेता है और उनकी जमकर धुनाई कर देता है। सॉन्ग और जोई भी तभी उसे देख लेते हैं और यहाँ जोई रैंग को ही डांटने लग जाती है और जिससे गुस्सा होकर वो उसे एक चीज पकड़ाकर वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर वो गाय से सॉन्ग के बारे में पता करने के लिए कहता है कि तभी जोई ये सोचते हुए जा रही होती है कि अच्छा हुआ कि उसे डाइवोर्स से पहले ही काम मिल गया और अब उसे कहीं भी रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, साथ ही उसके पास अच्छे खासे पैसे भी होंगे। कि तभी वो रैंग के पैकेट को खोलती है जिसमें बैंडेज को वो देखती है और ये देखकर जोई को बहुत अच्छा फील होता है कि रैंग को उसकी चिंता थी। जहाँ पर तभी डेजी उसे मिलती है। डेजी से वो उस दिन के लिए माफी मांगती है। वो कहती है कि इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि रैंग ने मुझसे ऑलरेडी माफी मांग ली थी और फिर वो दोनों में दोस्ती भी हो जाती है क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट मूवी में दोनों साथ में जो काम करने वाले थे। वहाँ से जाते हुए डेजी जोई से कहती है कि रैंग तुम्हारी बहुत केयर करता है और इसलिए उसे कहीं जाने मत देना। नेक्स्ट सीन में अपना हैंडसम हीरो ऑफिस में बैठे हुए सॉन्ग पर बहुत गुस्सा हो ही रहा होता है कि तभी गाय आकर उसे जोई की डायरी लाकर देता है जो कि वो गलती से वहाँ पर भूल गई थी, जिसमें उसकी छोटी छोटी विशेष टिप्पणियां लिखी हुई थी और उन्हें पढ़कर रैंग को भी हंसी आने लगती है। कि तभी जोई उसे मैसेज करके डिनर के लिए पूछती है और वो हमें रिप्लाई देता है और फिर डायरी पढ़ने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में जैसे ही रैंग घर आता है तो जोई की चिल्लाने की आवाज सुनता है, भागते उसके पास जाता है और देखता है कि वो तो एक सीन की प्रैक्टिस कर रही है और उसमें से चिल्लाना था और वो जाकर एक्ट में उसकी हेल्प करवाता है। उसकी क्लोज आकर उसके नेक पर किस करता है कि तभी वहाँ पर एक अलग सा माहौल बन जाता है। कि तभी जोई को याद आता है कि उसे ज़ॉम्बी को बाइट करना है और वो रैंग को ही बाइट कर लेती है और फिर उसे मेडिसिन लगाने लग जाती है। कि तभी रैंग बोलता है कि इस स्क्रिप्ट में ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है क्योंकि इसमें ज़ॉम्बी बस नर्स और टीचर्स को ही बाइट कर रहा है और यहाँ पे जोई उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। और फिर नेक्स्ट सीन में जब जोई सेट पर जाती है तो देखती है कि वहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा डरावना था। कि तभी एक वर्कर आकर उसे कहता है कि प्रोड्यूसर को यहाँ वहाँ घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसीलिए तुम मेकअप रूम में जाकर बैठो। और जब वो मेकअप रूम में जाती है तो देखती है कि नर्स की ड्रेस तो बहुत ही ज्यादा छोटी है। कि तभी उसे रैन की बातें याद आने लग जाती है कि स्क्रिप्ट में कुछ तो गड़बड़ जरूर है और आखिर शूटिंग में बेल्ट्स का क्या ही काम है। कि तभी सॉन्ग वहाँ पहुँच जाता है और उसे एक चेयर पर बांध देता है। वहीं दूसरी तरफ रैंग को सॉन्ग के बड़े भाई के बारे में पता लगता है जो कि उसकी कंपनी में काम करता था और फ्रॉड था। कि तभी गाय उसे कॉल करके बताता है कि सॉन्ग लड़कियों को रोल देने के नाम पर उनके साथ में गलत हरकतें करता है। और ये सुनते ही रैंग अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग को छोड़कर जोई को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वहीं जोई खुद को छुड़ाकर सॉन्ग को पीटने लग जाती है, खतरनाक तरीके से उसे मारती है। दोनों के बीच में हाथापाई भी होती है जहाँ पर जोई अपने पेरेंट्स की सिखाई हुई फाइटिंग स्किल का यूज करके सॉन्ग को पकड़कर बांध देती है। रैंग भी वहाँ पर पहुंच गया था सॉन्ग के वर्कर की जबरदस्त धुनाई करके, तो जोई ने सॉन्ग को पकड़ कर रखा था जिससे उसे जोई पर काफी प्राउड होता है। जैसे ही फिर दोनों वापस जाने लग जाते हैं तो उन्हें रास्ते में डेजी मिलती है जिसके पीछे सॉन्ग के कुछ आदमी पड़े हुए थे और रैंग उन दोनों को वहाँ से भागने को कहता है और खुद उन आदमियों से लड़ता है और एक एक करके सभी की अच्छी खासी धुनाई भी कर देता है। और वहीं पर कुछ बचे हुए आदमी जोई और डेजी के पीछे ही पड़ जाते हैं जिनसे बचने के लिए जोई को एक आइडिया आता है और वो दोनों फिर ज़ॉम्बी जैसे ही एक्ट करने लग जाते हैं। लिटरली गाइस ये बहुत ही ज्यादा फनी था। दोनों की एक्टिंग इतनी ज्यादा रियल होती है कि वो आदमी तो वहाँ से डर कर ही भाग जाते हैं, लेकिन तभी सॉन्ग अगर उन्हें पकड़ लेता है और यहाँ सॉन्ग जोई को नाइफ से हिट करने वाला होता है कि तभी रैंग बीच में आ जाता है और वो नाइफ उसे लग जाता है। कि तभी सॉन्ग वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन डेजी उसे
पकड़ लेती है। नेक्स्ट सीन में रैंग को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है, जहाँ पर गाय जोई को उसकी डायरी देता है, जिसमें रैंग ने उसके लिए कुछ नई चीजें भी लिखी थी जिन्हें पढ़कर उसे बहुत अच्छा लगता है। साथ ही गाय उसे बताता है कि बॉस हमेशा आपको प्यार करते थे, लेकिन बस कभी वो बता नहीं पाए और आपके लिए उन्होंने वो मीटिंग भी छोड़ दी थी जो कि उन्हें महीनों की मेहनत के बाद मिली थी। लेकिन फिर क्लाइंट को सच बताने के बाद क्लाइंट ने उन्हें वो फिर से मीटिंग का एक मौका दे दिया है और ये सुनते ही जोई को बहुत खुशी होती है। उसके बाद गाय उसे बताता है कि रैंग चाइना के सबसे हैंडसम लड़कों की लिस्ट में टॉप पर आ गया है, जहाँ पर उनसे शादी करने के लिए लड़कियों की लाइन लगी हुई है। और उसके बाद उन लड़कियों को भी दिखाया जाता है दोस्तों, जो कि रैंग से मिलने के लिए आ रही होती है कि तभी जोई उन्हें आकर रोक देती है और अपना और रैंग का मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ। कि तभी गार्ड्स और लड़कियों को वहाँ से ले जाते हैं। जोई को भी काफी जलन हो रही थी वैसे, जहाँ पर रैंग भी फिर पीछे से कहता है कि ये सर्टिफिकेट तुम अपने साथ में लेकर घूमती रहती हो क्या? और जोई बोलती है हाँ, ताकि जब तुम्हारी मेमोरी वापस आए तो मैं तुम्हें ये दिखाकर डाइवोर्स ले सकूं। जिसके बाद फिर रैंग वो सर्टिफिकेट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर देता है, जिससे कि जोई को बहुत सारी जॉब्स के ऑफर्स आने लग जाते हैं। और इसके लिए जोई रैंग को बहुत डांटती है कि इससे तो लोग उसे और परेशान करेंगे। रैंग उसे खुद के क्लोज करते हुए कहता और साथ ही उसे उस रात के बारे में बताता है कि तुम नशे में थी और मुझे हक करके ही सो गई थी और इसलिए मैं भी वहाँ से नहीं जा पाया। यहाँ पर जोई जो की सोच रही थी कि उसने किस की थी वो बस एक ड्रीम था और रैंग उससे उसकी जान बचाने का रिवॉर्ड भी मांगता है, तो जोई उसे डिनर ट्रीट देने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में फिर जैसे ही जोई डिनर के लिए रेडी हो रही होती है, उसे पेरेंट्स उसके दिखाई देते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें रैंग से प्यार हो गया है। और उसके बाद रैंग उसे लेने के लिए आता है। जब वो कार में होती है तो बस रैंग को ही देख रही होती है और यहाँ उसे भी ऐसा लगता है कि शायद उसके पेरेंट्स सही कह रहे थे, उसे सच में उससे प्यार हो गया है। जिसके बाद फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ जोई बताती है कि वो पहले यहाँ पर काम करती थी। और ये सुनते ही रैंग को फिर कुछ याद आने लग जाता है, उसे भी वो जगह जानी पहचानी सी लगने लगती है। कि तभी जोई कहती है कि शायद मैंने तुम्हें यहाँ पे सर्व भी किया होगा। कि तभी जोई कुछ लड़कियों को वो नॉवल पढ़ते हुए देखती है, जहाँ रैंग की मेमोरी वापस लाने का उसे आइडिया मिल जाता है। वो फिर रैंग को वो नॉवल दिखाते हुए पूछती है कि क्या तुमने ये पढ़ी है? और रैंग बोलता है कि हाँ शायद, क्योंकि एक्सीडेंट के टाइम पर पुलिस को ये बुक मेरी गाड़ी में ही मिली थी। जोई बोलती कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तब क्या तुम इसे पढ़ रहे थे और इसीलिए ये स्टोरी बस तुम्हारे माइंड में रह गई होगी, तुम शायद उसके कैरेक्टर में ही घुस गए होगे। और यहाँ जोई काफी खुश होने लग जाती है कि अब वो रैंग को ठीक कर पाएगी। रैंग फिर उसके क्लोज आते हुए कहता है कि वो उसे बहुत ज्यादा लाइक करता है और यहाँ जोई को लगने लग जाता है कि वो शायद ये सब कुछ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए कह रहा होगा। लेकिन फिर वो बताता है कि मैंने ये बुक मेमोरी जाने के बाद पढ़ी थी, क्योंकि तुम्हें भी ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए थी और इसलिए मैंने तुम्हें वैसे ही ट्रीट किया है। जोई फिर उसे सीधा हक कर लेती है, क्योंकि अब उसे पता लग गया था कि रैंग की ये सारी फीलिंग जोई के लिए ही है। और उसके बाद रैंग उसे एक रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर वो अपना एक न्यू प्रोडक्ट दिखाता है, जिसमें वो सभी लोगों की मेमोरी को हमेशा के लिए सेव करके रख सकते हैं। दोस्तों ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए था जो कि किसी वजह से अपनी मेमोरी खो देते हैं, जहाँ पर जोई का सारा ध्यान बस रैंग पर ही था। कि तभी रैंग उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। फिर जोई कहती है कि अब रिसेप्शन पार्टी में हम साथ में ही जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट सीन में रैंग और जोई रेडी होकर पार्टी में पहुंचते हैं, जहाँ पर सभी जोई का अच्छे से वेलकम करते हैं। कि तभी चेरी नाम की एक औरत आकर जोई की बेइज्जती करने लगती है। और दोस्तों ये वही औरत थी जिसने जोई को कहा था कि अगर वो कुछ लोगों को खुश कर दे तो एक्टिंग में बहुत आगे बढ़ सकती है। और यहाँ पर वो उसे कहती है कि मेरी वजह से ही तुम इस इंडस्ट्री में आई हो, और तो और तुम्हारी पानी में छलांग लगाने की वजह से ही मेरी कंपनी बंद हो गई थी। जोई को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है और वो उसे इग्नोर करके जाने लग जाती है। कि तभी चेरी उसे रोक कर कहती है कि रैंग की जिसके साथ में डील होने वाली थी ना, वो मेरे अंकल हैं और अगर मैं चाहूँ तो ये डील कैंसिल भी करवा सकती हूँ। और फिर जोई के ऊपर वो वाइन गिराने वाली होती है। कि तभी रैंग उसके हाथों से वाइन लेकर चेरी के मुंह पर दे मारता है और साथ ही सभी को एक वीडियो सेंड करता है, जिसमें एक आदमी कह रहा होता है कि जोई ने किसी को भी नहीं फंसाया था, ये सब तो एक साजिश थी। रैंग फिर जोई को लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। कि तभी चेरी उसे कहती है कि मेरी बेइज्जती के बाद तुम्हें ये डील तो मैं हरगिज मिलने नहीं दूंगी। कि तभी चैन भी बोलकर चला जाता है कि मेरे लिए डील से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी वाइफ है। यहाँ जोई चैन को रोकती है कि ये डील तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन भाई चैन कहाँ ही सुनने वाला था, बोलता है कि मुझ पर यकीन रखो, क्योंकि मैं इससे भी अच्छी डील क्रैक कर सकता हूँ। जैसे ही फिर रैंग और जोई वहाँ से जाने लग जाते हैं तो मिस्टर यून उन्हें रोक देते हैं। कि तभी चेरी आकर मिस्टर यून से कहती है कि
अंकल इन्होंने मेरी बेइज्जती की है और साथ ही इस पार्टी को भी खराब कर दिया है। यहाँ मिस्टर यून चेरी को धक्का देते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे फादर का फ्रेंड हूँ और इसीलिए तुम मेरा फायदा ऐसे नहीं उठा सकती हो कि तभी वहाँ पर डेजी भी आ जाती है और ये पता लगता है कि ये प्लान तो उसी का था। जिसके बाद फिर डेजी रैंग और जोई को एक रूम में बंद कर देती है और साथ ही बोलती है कि ये लव की होली प्लेस है और यहाँ की खास बात यह है कि जो भी कपल 12 बजे को किस करते हैं ना वो हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। और उसके बाद दोनों चेयर पर आकर बैठ जाते हैं और देखते हैं कि रूम तो बहुत ही ज्यादा डेकोरेट किया हुआ था और साथ ही स्क्रीन पर उनकी मेमोरीज भी चल रही होती है। रैंग जोई को सॉरी कहता है, साथ ही बोलता है कि अगर तुम मुझसे पहले मिली होती तो तुम्हें लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ती। और इसकी बातें सुनकर जोई भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और ठीक 12 बजे ही दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जहाँ पर तभी रैंग की एक्स गर्लफ्रेंड यूइन आ जाती है और उसके साथ में कुछ रिपोर्टर्स भी होते हैं जो कि चैंग से सवाल करने लग जाते हैं कि आपकी ये शादी फेक थी क्या, तो क्या आप यूइन से शादी करेंगे। ये सब कुछ देखते ही यूइन रिपोर्टर से आगे आकर बोलती है कि ये शादी इनकी मजबूरी भी हो सकती है और इसलिए इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। जोई को ये सब कुछ देखकर बहुत बुरा लग रहा होता है, वो वहाँ से चली जाती है और दोस्तों में दिखाया जाता है कि यूइन एक्ट्रेस बनने का ड्रीम पूरा करने के लिए ही अब्रॉड चली गई थी। रैंग को यहाँ पर अपनी दादी के लिए रुकना पड़ा था, जैसा कि मैंने आपको स्टोरी में पहले बताया ही था। तो फिर नेक्स्ट सीन में जोई सैड होकर रेस्टोरेंट में ड्रिंक कर रही होती है कि तभी वहाँ पर एक वेट्रेस आकर उसे मोटिवेट करती है, साथ ही बोलती है कि अगर रैंक नहीं मिला तो क्या हुआ, रैंक से भी अच्छा लड़का तुम्हें मिल जाएगा। और ये सुनते ही जोई भी काफी खुश हो जाती है और खड़े होकर एक कार्ड देखती है जो कि उसके फैन ने लिखा था, जो उसकी डायरी में था। और वो देखती है कि उस कार्ड पर लिखी हुई हैंडराइटिंग सेम रैंक की हैंडराइटिंग से मैच करती थी कि बहुत ज्यादा ड्रंक होने की वजह से वो तो गिरने लग जाती है और रैंक अगर उसे पकड़ लेता है, जहाँ पर जोई उसे कहने लग जाती है कि तुम अब यहाँ पर क्यों आए हो, ऐसे लोग मुझे ये कहेंगे कि मैं तुम्हें यूइन से चुरा रही हूँ। और ये बोलते ही बेहोश हो जाती है। रैंक उसे उठाकर घर लेकर आता है और गाय को कॉल करके वो सारी वीडियोस लाने के लिए बोलता है जो कि यूइन के साथ में उसकी वायरल हो रही थी। और नेक्स्ट डे जैसे ही जोई उठती है, रैंक से कहती है कि अब तो तुम्हें पता लग गया होगा कि हमारी शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। लेकिन भाई रैंक तो उसे डाइवोर्स देने के लिए साफ इनकार कर देता है और उसके क्लोज आकर कहता है कि मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे करती हो। साथ ही वो फिर उसे कल रात वाली वीडियो भी दिखाता है जिसमें जोई रंग होकर बोल रही होती है कि रैंक मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और रैंक फिर उसे फोन देकर चला जाता है कि तभी डेजी उसे कॉल करके बताती है कि न्यूज में फेक मैरिज वाली खबर किसी और ने नहीं बल्कि योहिन ने ही फैलाई थी, जिसकी वजह से रैंक की कंपनी के शेयर्स कम हो रहे हैं। योहिन की नजर तो बस रैंक के पैसे पर है और इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। कल तो फिर नेक्स्ट सीन में यूइन शूट पर बिल्कुल जोई जैसे ही ड्रेस डालकर आ जाती है और अच्छा बनने का नाटक करती है, जैसे कि उसे मालूम ही नहीं था कि जोई क्या पहनने वाली है। यहाँ पर जोई उसकी ड्रेस फाड़ ही देती है और कहती है कि शादी भले ही फेक थी, लेकिन अगर मेरी वजह से तुमने रैंक को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सुनते ही यूइन को गुस्सा आता है, वो वहाँ से चली जाती है। फ्लैशबैक से फिर पता चलता है कि यूइन रैंक को फंसाने के लिए ऑफिस में गई थी और वो यहाँ जोई की बहुत ज्यादा बुराई भी करने लग जाती है, लेकिन रैंक उसे बोलकर भगा देता है कि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, जोई से प्यार करता है और अगर जोई को कुछ भी हुआ तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट सीन में रैंक जोई को मैसेज करके बताता है कि वो आज डिनर पर नहीं आएगा और वो थिएटर जा रहा है। जिसके बाद जोई उसी रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर उसे उसकी एक फ्रेंड से पता लगता है कि रैंक उसे बहुत टाइम से पसंद करता था और वो हमेशा उसके लिए ही उसी रेस्टोरेंट में आया करता था। जब तुम यहाँ से चली गई थी ना तो हमेशा वो तुम्हारे बारे में पूछता रहता था। और यहाँ जोई भी समझ आती है कि उसको जो कार्ड लिखा गया था वो रैंक का ही था, यानी कि उसका फैन कोई और नहीं बल्कि अपना हैंडसम हीरो रैंक ही था। रास्ते में जाते हुए जोई देखती है कि कुछ लोग यूइन को किडनैप करके लेकर जा रहे थे कि तभी यूइन जोई की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि रैंक की वाइफ और प्यार जोई मैं नहीं हूँ बल्कि वो है। तभी फिर वो 3 साल पहले की बात बताती है जहाँ पर रैंक एक ऑडिशन देखने के लिए आया हुआ था, जहाँ जोई भी थी। जैसे ही फिर यूइन ने रैंक को देखा तो फिर उसे लगा कि वो उसे डेट करना चाहता है और इसलिए वो उससे मिलने जाती थी और उसके हाथ से गिफ्ट और कार्ड्स भी ले लेती थी जो कि वो जोई के लिए लाया था। लेकिन भाई कार्ड पर जोई का नाम पढ़ने के बाद वो तो रैंक को जबरदस्ती हक करने लगी और यहाँ पर उसके कहने पर कोई उनकी फोटोज क्लिक करके वायरल भी कर देता है, जिसके बाद रैंक उसे पागल बोलकर वहाँ से चला जाता है।
और वो उसके लिए यहाँ नहीं आया था बल्कि जोई के लिए आया था। योइन ने वो कार्ड और गिफ्ट डस्टबिन में वहीं पर डाल दिया था, जहाँ पर वो कार्ड जोई को मिल जाता है और वो काफी खुश हो गई थी, ये सोचकर कि कोई तो है उसका सच्चा फैन। जहाँ पर दोस्तों उसकी ये स्टोरी सुनकर वो दोनों ही किडनैपर काफी इमोशनल होकर जोई से माफी मांगने लग जाते हैं कि वो उसे वहाँ पर किडनैप करने के लिए आए थे। कि तभी वहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स आने लगते हैं, जहाँ जोई उन्हें चकमा देकर जैसे तैसे करके भाग जाती है और यहाँ वो किडनैपर योइन की सारी बातें रिकॉर्ड करके रिपोर्टर्स को ही सुना देते हैं, यानी कि भाई इसका प्लान इसके ऊपर ही भारी पड़ गया। तो फिर नेक्स्ट सीन में हम रैंग को उसी थिएटर में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर जोई की परफॉर्मेंस देखने के लिए वो आया था, जहाँ पर वो ये याद करने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या वो यहाँ पर योइन के लिए आया था या जोई के लिए। कि तभी एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहाँ रैन जब प्रेसिडेंट नहीं था तब डेजी उस रेस्टोरेंट में आया करती थी जहाँ पर जोई काम करती थी और वो हमेशा ही उसकी डाइट का ख्याल रखती थी और ज्यादा काम करने पर वो उसके लिए एक नोट भी छोड़ा करती थी कि उसे टाइम से खाना खा लेना चाहिए। जिसके बाद फिर रैन 1 साल बाद प्रेसिडेंट बनकर वहाँ पर आता है, तो उसे वहाँ की वर्कर से ये पता लगता है कि जोई तो कुछ दिन पहले ही वहाँ से जॉब छोड़कर जा चुकी है और वो जल्द ही टीवी पर दिखाई देगी। सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में दिखाया जाता है। सारी कैलकुलेशन करने के बाद रैन को पता लग जाता है कि वो यहाँ पर उस दिन जोई के लिए ही आया था। कि तभी जोई भी वहाँ पर उसे ढूंढते पहुँचाती है। और दोस्तों यहाँ पर ये दोनों जान चुके थे कि वो दोनों ही एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, भले ही उनके बीच में कितनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों ना हुई हो। 3 साल पहले जब योइन को पता लगा था कि रैंग वहाँ पर जोई के लिए आया था, तो वो अपने और रैंग के बारे में गलत न्यूज फैला देती है और उसके बाद जोई को फेमस होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा था, लेकिन रैंग हमेशा उस पर नजर रखता था। वो फिर रैंग के बारे में अपनी दादी को भी बता देती है कि वो मेरा पहला प्यार है, जहाँ पर दादी उसे जल्दी से उससे शादी करने के लिए कहती हैं। जोई को अपने पास रखने के लिए वो उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करता है और दादी का बहाना बनाकर, और 3 साल पूरे होने के बाद जब जोई जाने की बात करती है तो उसे बहुत ज्यादा हर्ट होता है, क्योंकि वो उसे रिंग देकर प्रपोज जो करने वाला था। जिसके बाद जैसे वो घर आता है तो उसे जोई की नॉवेल मिली थी, जहाँ पर जोई ने उसे वो दिन बताया था कि उसे नॉवेल इसलिए पसंद थी क्योंकि ये बिल्कुल ही उसकी रियल लाइफ स्टोरी जैसी थी। तो फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। दोनों ही एक दूसरे को हक करते हैं और फिर से शादी करके अपनी लाइफ को हैप्पीली एंजॉय करते हैं। दोस्तों इसी के साथ हमारे इस खूबसूरत ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। एंड आई नो कि इसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आप लोग को हुई होगी, लेकिन डोंट वरी, मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आपको भी मजा आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए।